हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे गए सारे प्रश्न कराएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, व्यय कृषि पर होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना के संबंध में। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह खनन मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। यह CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। चौथा, यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों या के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। दोस्तों, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा। यानी यह स्वामित्व योजना जो है यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है और CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन के योजना के बारे में। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। दूसरा ऑप्शन है, इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। तीसरा है, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। चौथा, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन PC सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म ट्रैक्टर शामिल होंगे। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? यानी उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना से संबंधित नहीं है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा इससे नहीं संबंधित है। दूसरा और तीसरा उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में नहीं सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में है। तो इसमें पूछ रहा है कि मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। मंदी ने भारतीय खेतिहरों और किसानों आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में या अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 1929 के प्रारंभ में वैश्विक महामारी का असर विश्व समेत भारत पर भी पड़ा था। महामंदी काल के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश भारत को वैश्विक व्यापार में आयात के 47% तथा निर्यात में 49% की गिरावट दर्ज की गई। महामंदी का सर्वाधिक प्रभाव किसानों तथा काश्तकारों पर पड़ा था। यानी इसमें से हमारे उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का क्या नाम है? दीनदयाल उपाध्याय रूर्बन मिशन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, या अटल बिहारी वाजपेयी रूर्बन मिशन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, क्लस्टर आधारित गांव की विकास योजना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का जो है नाम है। इस मिशन का वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया था, जिसका उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक और वास्तविक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करके समस्त ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची मिलाना है। लिनन कपड़ा लिनन की उत्पत्ति किससे होती है? जटाकायर की उत्पत्ति किससे होती है? मोहायर की उत्पत्ति किससे होती है? और डाउन की उत्पत्ति किससे होती है? जो लिनन का जो उत्पत्ति है वो सन के पौधे से होती है, और जटाकायर जो है ये नारियल के पौधे से होती है, और मोहायर
अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है। मोहायर अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है। और डाउन जो है बतख और गीज के पंख से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। 2143। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान चित्रित है? 50 रुपये के नोट पे, 10 रुपये के नोट पे, 2000 रुपये के नोट पे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मंगलयान जो है वो 2000 रुपये के नोट पे स्थित है। मंगलयान किस पे है? 2000 रुपये के नोट पे है। 50 रुपये के नोट पे हम्पी है। 50 रुपये के नोट पे हम्पी है। और 100 रुपये के नोट पे 100 रुपये के नोट पे रानी का वाव है। और 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप है। और 500 रुपये की नोट पे लाल किला मुद्रित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। तो कूट में है 1 और 2 सही, 2 और 3, या 1 2 4, या 1 2 3 4। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। चारों सही है। चारों सही है। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति में दबाव, ये भी सही है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये भी सही है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये भी सही है। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी, ये भी सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान, ये सभी करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दूसरा ऑप्शन है, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। तीसरा ऑप्शन है, शोधन अक्षमता एक अव्यवस्था है जबकि दिवाला एक निष्कर्ष है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो ऑप्शन है 1 2, आप उपयुक्त में से कौन? 1 2 3, 2 3 4, केवल 4, या केवल 1 2। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, केवल चौथा सही है। कौन सा सही है? केवल सी ऑप्शन, चौथा सही है। कहाँ चौथा? भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित किस्त स्थिति। तो इसमें हमारा जो है डी ऑप्शन सही है। चारों सही है, उपयुक्त में से सही सभी। इसमें चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? सिंघाड़ा, कमल, मखाना। सिंघाड़ा, कमल, मखाना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सिंघाड़ा, कमल, मखाना तथा मखाना जो है किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? सिंघाड़ा को भी नदी में उगाया जा सकता है, कमल को भी उगाया जा सकता है, मखाना को भी उगाया जा सकता है। इसलिए हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई। यहाँ पे नहीं ध्यान देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फंसा देते हैं, हमें आता रहता है फिर भी गलत हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है 2025 तक, 2027 तक, या 2030 तक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। यह अटल भूजल योजना जो है 25 दिसंबर 2019 को शुरू की गई है, और जो है यह 2027 तक जो है इसकी समयावधि के बढ़ाया गया है। अटल भूजल योजना कब शुरू हुई? 25 दिसंबर 2019 को, और इसकी समय बढ़ाकर 2027 तक कर दी गई है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, राजस्थान। राजस्थान जो है सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन करता है। यहाँ देश में 45 देश का कुल 45% बाजरा राजस्थान में ही उत्पादित होता है। लेकिन देश में 7 राज्य हैं, जैसे राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश 85% बाजरे का उत्पादन करते हैं। बाजरा ही एक ऐसी फसल है जो मानव और पशु दोनों के लिए उगाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान। राजस्थान जो है वो भारत के मोटे अनाज का सबसे बड़ा अग्रणी उत्पादक राज्य है। अगर इसमें जो है, और मोटा अनाज में अग्रणी उत्पादक राजस्थान में जो है 8.03 मिलियन टन होता है, और कर्नाटक में 7.61 होता है, और मध्य प्रदेश में 5.49 मिलियन टन होता है। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1991 के पश्चात, या 1991 के पश्चात, या 2001 के पश्चात, या 1981 के पश्चात, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारत वर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण जो है वह वर्ष 1991 के पश्चात जो है प्रारंभ किया गया था, और उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। और 1991 से पहले सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था में निजी उद्यानों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाई थी। यानी भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण वर्ष 1991 के पश्चात प्रारंभ हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिनकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, क्लास शवाब। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया, इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ाया, निर्यात में वृद्धि या आयात में वृद्धि से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि से अधिक। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में जो है, तो इसमें निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि से अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो ये औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? वर्ष 1956 में। इसके कुछ विशेषताएं होती हैं, उद्योगों का नया वर्गीकरण, निजी क्षेत्र के लिए गैर भेदभावपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार, ग्रामीण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर कर विकास प्राप्त करना है, श्रम करना। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? 1956। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या की एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, ज्ञान में वृद्धि करने को, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं की वृद्धि करने को। तो इसमें हमारा जो है डी ऑप्शन सही है, केवल चौथा सही है, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं को वृद्धि करने। मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या के संदर्भ में क्या है? देश के लोगों को ज्ञान और कौशल स्तरों के क्षमता में वृद्धि करने। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के नियम के बारे में। कह रहा है कि उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है।
चौथा, इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो इसमें जो है हमारा डी ऑप्शन सही है, सभी चारों सही है, इसमें चारों सही है। पहला, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय, दूसरा उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसी, तीसरा इनका उपयोग व्यापार सांख्यिक प्रयोजन में, और चौथा उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों, गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार के लिए, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अन्नपूर्णा जो योजना राशन कार्ड वो वृद्ध व गरीब लोगों का है जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक के, जो 65 वर्ष से अधिक के हों, 65 वर्ष से अधिक के हों। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, उपयुक्त में से एक से अधिक है कोई नहीं। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। इसका वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। इनका उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने परसेंट का अंशदान रहा? तो 32% का जो है अंशदान रहा। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरीके के PYQ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो हम PPSC TRE 1 2 3 के करा रहे हैं, इसके बाद हम घटना चक्र का BPSC वाला पूरा PYQ क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे।